अब तुम ये समझो कि उसके पास 20 कंट्री की सिटीजनशिप थी, मतलब 20 फेस 20 नाम। और उसके पास इतना ह्यूज अमाउंट था कि प्लास्टिक सर्जरी भी उसके लिए आम बात है। तो हो सकता है कि किसी और कंट्री में जाके उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कर रहा हो। ये बात किसी को भी नहीं पता, क्योंकि फेक डेथ के बाद ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें बदल सी गई है। फिर अब इसमें एंट्री होती है ओएससी की। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है ना, उन सारे के ऊपर इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये वहाँ पे नज़र रख सके कि वो सारे पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इनके पास सारी डिटेल होती है, तो इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि इनको सारी की सारी डिटेल मिले कि वो पैसा जा कहाँ पे रहा है और इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट अचानक से गया कहाँ। वो जब डाटा निकाला गया तो इनको ये पता लगा कि 2 साल के तो डाटा थे इनके पास, लेकिन 2016 के बाद जितने भी डाटा थे ना, वो सारे के सारे डाटा गायब थे। वो डाटा किसी को भी नहीं मिला। अब ये पुलिस को थोड़ा ऐसे टाइप में लग रहा था कि ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन यहाँ पे अगर छोटा मोटा होता तो केस बंद भी हो सकता था, क्योंकि ऐसा मानना था कि उसकी डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट था, प्लस उसके पास इतनी कंट्री की सिटीजनशिप थी कि किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो मर सकता है। ओड्रिका सीएक्स था ना, तो जो उसका जो डोमेन था वो पहले तो ऐसा लगा था कि मतलब जेरी ने बनाया होगा, जेरी के पास ही होगा, लेकिन नहीं। वो जो डोमेन नेम था वो पहले किसी और के पास था, यानी कि एक और बंदा। हाँ, तो इसमें एक और बंदा होता है जिसके पास ये पहला इसका डोमेन था। तो इसमें जो बंदा था वो माइकल पेटियन था। अब ऐसा लगेगा कि कौन है ये बंदा, लेकिन जेरी इसको बहुत अच्छे से जानता था। जेरी के साथ अच्छी खासी बातचीत भी थी, जेरी अपनी कार भी देता था उसको चलाने के लिए। तो लोगों ने फिर और रिसर्च किया इस बंदे पे कि ये एग्जैक्ट है कौन और जेरी इसको कैसे जानता है, क्योंकि जो माइकल था वो एकदम मतलब ऐसा था, गैंगस्टर वाला बंदा था। मतलब तुम उसे बॉडी से देख के जज कर सकते हो कि वो बंदा काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी ऐसे मतलब थोड़ा खतरनाक टाइप में था। लेकिन जेरी बिल्कुल अपोजिट था, वो एकदम शांत बच्चे जैसा खेलता था, एकदम बच्चों वाला दिमाग था। तो इन दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है। अब जो माइकल है ना, वो अपना पास्ट छुपा रहा था, क्योंकि माइकल पहले क्या करता था कि कैलिफोर्निया में ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, और अब ऐसा ये पास्ट अपना छुपाना चाहता था। ये एकदम ऐसा एक्ट करता था कि नहीं, मैं एकदम शरीफ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो पहले ये क्या करता था, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी सेल करता था। अब ओएससी ने इसको मेल किया और फोटो वगैरह मंगवाई, और भी ओएससी ने बहुत सारे जगह से अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाली कि एक्चुअली ये बंदा है कौन। तो बाद में इसके फ़ोटो वगैरह को एनालाइज किया गया, तो इसके फोरहेड पे एक निशान दिखाऊंगा। तो अब क्या हुआ कि जो इसके पिक में ये पता लगा कि इसने ऐसा लगा शक्ल चेंज किया, क्योंकि दूसरे पिक से बिल्कुल मैच कर रहा था। और ये ऐसा इसमें इसलिए भी हुआ क्योंकि ये माइकल का बहुत अच्छा दोस्त था, तो ये को फाउंडर। अब 2019 में जब इनके पास $250 मिलियन का उधार था ऑलरेडी, अब तो इनको $46 मिलियन का तो डाटा मिल गया, बट $169 का डाटा अभी भी मिसिंग था। अब चीज़ें बहुत मैसअप हो चुकी थी, क्योंकि जो माइकल था वो को फाउंडर था, क्योंकि इसी का डोमेन था। मतलब डोमेन से पता लग रहा था कि इसी का नाम था उसमें माइकल का, और जेरी का अच्छा दोस्त भी था। यानी कि ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों उस सारे के सारे पैसे लेके भाग सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि को फाउंडर था। अगर दोनों साथ में कंपनी चला रहे हैं तो साथ में भागना भी बहुत आसान है। पैसा इतना ज़्यादा यूज़ है कि अगर बटेगा भी तो बहुत अमाउंट मिलेगा दोनों को। ओएससी ने जब उससे बात की और पूछा, तो उसने कहा 2016 में ही मैंने कंपनी छोड़ दी थी, और उस टाइम से मेरा अब उस कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं अब उस कंपनी को नहीं जानता, मेरा जो रोल था उससे पहले था, और 2016 के बाद कुछ भी नहीं बचा उस कंपनी में मेरा। तो अब जो पैट्रिकन थे, माइकल था, उसने उसकी बहुत सारी डिटेल मौजूद थी। और ये समझो कि टॉप गोल्ड पे भी बहुत सारे स्कैम चलते थे, और स्कैम वो अकेला नहीं करता था, उसके साथ एक और बंदा था, स्क्रैप्टल। अब वो बंदा भी उसका पार्टनर टाइप था, वो भी बहुत सारे स्कैम में उसकी मदद करता था, क्योंकि वहाँ पे स्कैम करना उस साइट पे बहुत आसान था, क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो काफ़ी सोचते विचारते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन हाँ, उस प्लेटफॉर्म पे बहुत तगड़ा स्कैम चलता था, और जो वो था वो ऐसे, उसका नाम था S&S। तो S&S जो था वो ऐसे काम करता था कि इन्वेस्टमेंट टाइप था। अब उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। और बहुत लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, कुछ लोगों को इन्होंने पेमेंट दी, लेकिन उसके बाद पेमेंट नहीं दी, और अचानक से ये लोग गायब हो गए।
जैसे कि जेरी के साथ भी बिल्कुल सेम केस मैच कर रहा था कि ये भी क्या पता सारा का सारा अमाउंट लेके गायब हो चुका हो जैसे इन्होंने किया है, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हो रहा है कि पैसे इन्वेस्ट कराओ, बहुत सारे लोग के पैसे हैं आपके पास और फिर गायब हो जाओ, कुछ भी बहाना दे दो। अब इन्होंने ब्लैक हैट हैकर को हायर किया ताकि डिटेल निकले। तो ये जो स्क्रिप्टल था उसका पहले यूज़र नेम था मोडोक 1337। अब इन्होंने ब्लैक हैट हैकर को मैसेज किया कि इसका ईमेल वगैरह से नाम पता करो, कुछ डिटेल वगैरह दो, बस कहीं से भी डिटेल मिले कि ये बंदा है कौन। तो पूरी की पूरी बात चली रही है और रिसर्च वगैरह हुई, ईमेल भी आया और ईमेल में एक स्क्रीनशॉट अटैच था। तो अब ये पता लगा कि जो स्क्रिप्टल था, जो उसमें स्क्रीनशॉट आया था, स्क्रिप्टल ही जेरी था। और सबसे शॉकिंग बात ये है, जेरी कोई नया नहीं था, वो 14-15 साल के ही एज से स्कैम चालू कर दिया था उसने करना। और ये पता लगा कि पहले उसने पोस्ट डाला था कि मेरे को एक बंदा चाहिए जो कि कोडिंग प्रोग्रामिंग करे क्रिप्टो की, तो उसको एक चीज़ मिली, मतलब कि उसको बंदे मिल चुके थे, क्योंकि जैसे उसने ये बात बोली कि प्रोग्रामर की ज़रूरत है, क्रिप्टो प्रोग्रामर की, उसके जस्ट 3 महीने बाद ही कोड्रिका कंपनी का उसने कोड्रिका कंपनी स्टार्ट की। मतलब सिर्फ 3 महीने के गैप में उसको बंदा वगैरह सब मिला और जस्ट उसने कंपनी स्टार्ट कर दी। वो अब लोगों ने बहुत ज़्यादा पता करना चालू किया। तो जो जयपुर में मरा था वो जेरी, तो वहाँ पे गए, डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर शर्मा से ये पता लगा कि जो जेरी था उसको 3 बार हार्ट अटैक आया, मतलब कि पहले बार बच गया, दूसरी बार भी बच गया, लेकिन तीसरी बार वो मर चुका था। तो उन्होंने कहा कि इसका तो कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई थी कि ये बंदा था, तो डॉक्टर कहता हाँ बंदा यही था, लेकिन उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो नहीं थी। तो ये समझो कि गायब भी हो सकता है। अगर किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि बॉडी गई कहाँ। और अब तो ये नहीं है ना कि तुम उसकी बॉडी निकालो, ये क्योंकि ये इतने टाइम तक कुछ भी नहीं बचा होगा, तो तुम बॉडी क्या ही करोगे निकाल के। स्ट्रेंजर बात ये है कि उसके मरने के जस्ट 2-3 वीक पहले ही उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम कर दी थी। मतलब कि अगर मान लो कि कोर्ट वगैरह केस भी करता है तो वो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपनी वाइफ के नाम कर चुका है। तो मान लो अगर उसने स्कैम भी किया होगा तो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो मर चुका है। तो उस हिसाब से पैसा वगैरह सारी उसकी वाइफ का हुआ। तो सारे के सारे पैसे जितने भी उसकी प्रॉपर्टी में जितना भी कुछ आता था वो 2 हफ्ते पहले उसने अपनी वाइफ के नाम पे किया था। तो लोगों का शक जाना जायज़ था कि ये हो सकता है कि क्या पता इसी ने मारा हो, क्योंकि इसने जो अपना सरनेम होता है नाम के पीछे का, उसने 3 बार चेंज किया था 3 साल के अंदर अंदर में। ग्रिफ्ट, फोरग्रान और रोबर्टसन, ये तीनों नाम उसने चेंज किए थे। तो इसमें मतलब क्योंकि यार 3 बार नाम चेंज करना कुछ सेंस नहीं बनाता। जो जेरी था वो एकदम मास्टरमाइंड था। अब ये समझो कि जो जेरी था वो मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन फेक दिखाता था, फेक अमाउंट शो करता था लोगों को, और जो नए लोग थे उनको सेल करता था और कुछ डॉलर उनके अकाउंट में क्रेडिट करवा देता था। अब जब वो क्रेडिट करवाता था तो वो एक फेक अमाउंट था, मतलब तुम उसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। लेकिन जो तुम्हारे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे वगैरह पड़े होंगे, अब उनका एक्सेस जेरी के पास था, यानी कि अब उस पैसों का वो यूज़ कहीं भी कर सकता है। और वो सारे पैसे अपने ऐश के लिए उड़ाता। उसने 150 मिलियन डॉलर सिर्फ गैम्बलिंग में उड़ा दिया। और जब 2018 में बिटकॉइन डाउन हुआ तो लोग अपने अपने पैसे मांगने लगे। लोग बस ये चाहते थे कि उसका पैसा किसी भी तरीके से रिटर्न आ जाए। और जब कुछ लोगों को पैसे मिले भी, लेकिन बहुत जब ज़्यादा ही प्रेशर आने लगा कि और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो बस उसके पास यही एक मास्टरमाइंड प्लान था कि कुछ करा जाए। और कोर्ट में ये साबित हुआ कि वो मर चुका है। अब अगर मर चुका है तो केस क्लोज हो जाता है, चाहे अब कितना भी ह्यूज अमाउंट हो। अगर कोई चीज़ मर चुका है तो उसके ऊपर अब किसका ब्लेम डालोगे? उसकी वाइफ का कोई रोल नहीं है, उसने अपना नाम वगैरह सब हटा दिया कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, तो केस वहीं पे क्लोज हो गया। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते कभी और, तब तक के लिए